नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी एजेंसी का गठन किया जाएगा। इस एजेंसी के जरिए प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को कम समय में तमाम सुविधाएं एनओसी मिल सकेंगी। इसका एक फायदा ये भी होगा कि निवेश की जटिल प्रक्रियाएं आसान होंगी। मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दे दी गई है। इन्वेस्ट यूपी के अध्यक्ष खुद सीएम योगी होंगे। वहीं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी इसके सदस्य होंगे। इसके संचालन के लिए गवर्निंग बोर्ड गठित होगा। प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों को तय समय सीमा के भीतर स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति हो सकेगी। कैबिनेट ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निर्धारित कर दिया है। ये प्रोसीजर पुरानी पॉलिसी के तहत निवेश करने वाली कंपनियों पर भी लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत गोकशी या तस्करी पर 10 साल तक की जेल हो सकेगी। गौवंश की रक्षा के लिए लाए गए इस अध्यादेश में 5 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अध्यादेश के मुताबिक दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी। वहीं अगर कोई किसी गोवंश का अंग भंग कर देता है तो उसके लिए 7 साल की सजा और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। योगी सरकार ने गोवध पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के इरादे से यह कानून बनाया है। यह अध्यादेश राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू हो जाएगा, लेकिन इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने जहां इसका स्वागत किया तो वहीं सपा ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी में गौवंश कानून को बेहद सख्त कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष यूपी सरकार पर गाय पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने इस कानून के जरिए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं यूपी सरकार का दावा है कि इस अध्यादेश के जरिए गौ हत्या पर लगाम लगेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ काल से ही तय किया था कि गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कारों में गौ माता की रक्षा करना है, उसका सम्मान करना है। और जो भी लोग गौ माता पर लगातार अत्याचार कर रहे थे, अनाचार कर रहे थे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसके लिए लगातार पूरे प्रदेश से डिमांड हो रही थी। हाँ, कल कैबिनेट ने पास किया है। मुझे लगता है कि इससे जो अपराधी हैं, गौ माता के प्रति जो अत्याचार करते थे, उनमें डर आएगा और लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सकेगी। इसके साथ ही जो इस एक्ट के अलावा गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अधिकतम 10 वर्ष तक का सश्रम कारावास का भी प्रावधान किया गया है, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। और जो अपराधी हैं उनको आवश्यकता महसूस हुई तो उसे पोस्टर लगाने का भी प्रावधान है। पोस्टर लगाने का प्रावधान इसलिए एक्ट में डाला गया कि समय पर पूर्व में देखा गया है कि पोस्टर लगाए जाने के कारण मामला न्यायालय में गया, इसलिए इसको विधिवत कानून का जामा पहना दिया गया है। देखिए, जो ऑर्डिनेंस आया है, जब कानून बनने के लिए विधानसभा में जाएगा, किस रूप में जाता है, पूरा प्रारूप सामने आ जाएगा। पूरा पढ़ने के बाद, विचार करने के बाद इस पर कानूनी प्रक्रिया दी जा सकती है। पर गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। उस पर अगर काला कानून बने तो स्वागत। परंतु सबसे ज़्यादा क्रूरता अगर गोवंश पर हुई है तो सरकार द्वारा नियंत्रित गौशालाओं में हुई है, जहां भूख और प्यास से हजारों गाय मर गई, जहां गाय बांग्लादेश जाने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश की धरती से गुजरती रही, कितने थाने पड़े, कितना बॉर्डर क्रॉस किया, कौन है दोषी उसका? तो मैं मानता हूं कि इसका भी प्रावधान होना चाहिए कि जिस क्षेत्र से होकर गुजरी हो वहां भी तो लोग जिम्मेदार ढूंढे जाएं। मैं इसे पढ़कर ही प्रतिज्ञा करूंगा, गोवंश की रक्षा हो, परंतु सरकार खुद दोषी है इसमें। जो गौशाला में मरी है गायें, उस पर भी सजा का प्रावधान। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने यूपी गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश पर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। तो वहीं यूपी गौ सेवा के अध्यक्ष
श्याम नंदन सिंह ने सरकार की तारीफ की है। सरकार की मंशा सही हो तो गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। गोवंश की रक्षा करने वाले तो हम लोग हैं। ये लोग कभी गाय रखते नहीं या गोवंश की रक्षा करने का अध्यादेश ले आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि जो दुनिया में गो मांस का निर्यात हो रहा है उसको सरकार क्यों नहीं पहले रोक दे रही है? गो मांस की निर्यात क्यों नहीं रोक दे रही है? 1 नंबर पर है हिंदुस्तान गो मांस निर्यात में। और जो इन्होंने बनाया है छूटा जानवरों के लिए, जो हमारी गाय माता को इन्होंने रखा है, वो भूख से तड़प तड़प के मर जा रही, उस पर इन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? तो ये फिर एक लोगों के ठगने का ये अध्यादेश है। योगी जी ने अपनी कैबिनेट में जो एक 1955 के गौवंश निवारण अधिनियम के जो संशोधन का अध्यादेश लाए हैं, उसके लिए मैं भूर प्रशंसा करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और इससे संपूर्ण देश का जो गौ प्रेमी है वो अत्यधिक प्रसन्न है। इसके लिए बराबर वर्षों से संघर्ष होते चले आ रहे थे कि कोई मजबूत कानून आना चाहिए, जिसके लिए तमाम लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी, बलिदान दिए। ऐसी सभी लोगों की आत्मा को आज बहुत बड़ी शांति मिल रही होगी ये देख करके कि इतना कठिन कानून आया है। सरकार की मंशा सही हो तो गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। गोवंश की रक्षा करने वाले 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले मामले और अनामिका शुक्ला मामले को लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधा और सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में जांच की मांग की है। देखिए, इतना बड़ा घोटाला बिना ऊपर से हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते, टॉप कर रहे हैं। एक जो लेडी आई है, महिला आई है गुंडा में, उसी के नाम पे 1 करोड़ रुपए वसूला गया। तो इसके तार सिर्फ ट्रांसफार्मर से नहीं जुड़े हैं, भर्ती घोटाले के पावर हाउस से भी जुड़े हैं। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक 69,000 शिक्षकों के भर्ती घोटाले के असली मुलजिम के गिरोबान तक हाथ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि ये बहुत ऊपर से कहीं से नियंत्रित है। और इसीलिए मैं मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में जांच हो। अनामिका शुक्ला ने शिक्षा विभाग को करोड़ों का चूना लगा दिया, जिसके बाद अनामिका शुक्ला मामले की जांच चल रही है। तो वहीं कई साल से सोया हुआ बेसिक शिक्षा विभाग जाग गया है और जांच पड़ताल में जुट गया है, जिसके बाद श्रावस्ती से भी फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां शिक्षा विभाग को आधा दर्जन फर्जी टीचर्स ने चूना लगा दिया। फर्जी कागजों पर 6 टीचर्स काम कर रहे थे और अब तक करोड़ों का चूना बेसिक शिक्षा विभाग को लग चुका है। आनन फानन में 6 टीचर्स पर मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं 2 टीचर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद 1 करोड़ 37 लाख रुपए का वेतन जो अब तक ये फर्जी टीचर ले चुके हैं, उसकी रिकवरी का काम शुरू हो चुका है। इस मामले पर क्या कुछ कहा बीएसए ओंकार राणा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने जो फर्जी टीचर थे जांच करा करके इनकी एफआईआर दर्ज करा दी है और इनकी वसूली वेतन इन्होंने सरकारी शासकीय धन को इन्होंने वेतन के रूप में लिया था, उनकी रिकवरी की नोटिस हम जारी कर रहे हैं। इस तरह से है अजीत कुमार शुक्ला, ये हमारे बर्खास्त शिक्षक हैं, कन्हैया सिंह, राजीव उपाध्याय, शोभनाथ, राजकुमार और मनोज कुमार। इस तरह से 1 करोड़ 37 लाख जो है 21,245 रुपए की वसूली हम लोग जो इनकी नोटिस दे रहे हैं पूरे 6 शिक्षकों की।
अनामिका शुक्ला के नाम से करोड़ों का चूना लगने के बाद अब शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके बाद अलग अलग जिलों से कई फर्जी टीचर्स के मामले सामने आ रहे हैं। वह लगातार सभी टीचर्स के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। देवरिया में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 2015 से 16 में नियुक्त हुए टीचर्स के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं मिलने पर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि देवरिया में कल 13 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय हैं, जिसमें से कुल 89 शिक्षक तैनात है। फिलहाल अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्नाव कानपुर सीमा में गंगा नदी की धारा के बहाव को वास्तविक स्थान पर मोड़ने के लिए सिंचाई विभाग कानपुर ड्रेजिंग और चैनलाइजेशन का काम कर रहा है, जिससे शुक्लागंज और कानपुर सीमा इलाके में गंगा नदी के किनारे बसे मोहल्ले को और सैकड़ों परिवारों को बाढ़ से राहत मिल जाएगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कार्य का निरीक्षण किया है और अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट ली है। गौतम बुद्ध नगर में गलत कोरोना जांच रिपोर्ट ने 35 लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। ये सैंपल निजी प्रयोगशालाओं में लिए गए थे और लोगों को पॉजिटिव बता दिया गया। हालांकि जब उनकी सरकारी प्रयोगशालाओं में दोबारा जांच कराई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव निकली। अब इन सभी प्राइवेट लैबों को नोटिस भेजा गया है। जिला निगरानी अधिकारी सुनील दोहरे ने बताया कि 35 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और इन फर्जी रिपोर्ट को लेकर निजी प्रयोगशालाओं को नोटिस भेज दिया गया है। ये लापरवाही बहुत बड़ी है। नेगेटिव होने के बावजूद मरीजों को पॉजिटिव मरीजों वाले आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ा। पिछले कुछ दिनों में लाइफलाइन पैथोलॉजी, स्टार इमेजिंग, कॉन्क्वेस्ट, एक्यूरिस, मॉडर्न पैथोलॉजी बाहर की लैब थी, दिल्ली की, हरियाणा की, इन लोगों ने आके नोएडा में केसेस लिए थे। सैंपल कलेक्शन प्रॉपर नहीं था या ICMR की रजिस्टर नहीं थे। कुछ रिपोर्ट आई थी जो पॉजिटिव मिली। हमने उनको मरीजों को अपने अस्पताल में रखा और उसी दिन जांच कराई। अगले दिन रिपोर्ट आई, वो लगभग सभी की, काफ़ी लोगों की, सभी की तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी लोगों की नेगेटिव आई। लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील में सप्लाई दफ्तर में तब हड़कंप मच गया जब यहां तैनात एक कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग की गई और हाई ग्रेड फीवर सामने आया, जिससे तहसील परिसर में हड़कंप मच गया, जिसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है। इंडिया न्यूज संवाददाता जयेश शुक्ला ने जायजा लिया। इस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ पर सख्ती की गई है। इस समय राजधानी लखनऊ के हम मोहनलालगंज तहसील में हैं। यहाँ भी लोगों का जो आवागमन है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसको देखते हुए आपको हम पीछे दिखाना चाहेंगे, जो एंट्रेंस गेट है उसको बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ही एंट्री के लिए गेट खोला गया है। वहीं जगह जगह जो छोटे छोटे एंट्रेंस के जगह थे उनको भी रस्सी लगाकर बैरिकेड कर दिया गया है। इससे कोई भी नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही एंट्रेंस बनाया गया है। और यहाँ भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि लोग पहले हाथ धुलते हैं साबुन से, उसके बाद सैनिटाइज भी करते हैं और थर्मल स्कैन होता है, फिर कहीं ना कहीं वो लोग अंदर जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो तहसील प्रशासन द्वारा जो ये इंतजाम किए गए हैं, कैसे हैं वो इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। इस इंतज़ाम से हो सकता है बहुत रोकथाम हो सकती है, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है कि हज़ारों की जनसंख्या में पर डे इंसान लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए ये इस व्यवस्था से कोरोना को रोका जा सकता है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर के जो व्यवस्थाएं की गई, लोगों का यही कहना है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है। सामने आपको दिखाएंगे सैनिटाइज के लिए बाकायदे लगाया गया, इसमें छूने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही पैर से आप इसको स्प्रे करेंगे, ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र निकलता है और ऐसे आप इसको पूरे हाथ में लगाकर सैनिटाइज कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं थर्मल स्कैनर से लोगों को थर्मल स्कैन भी किया जाता है। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कैसे इंतजाम हैं यहाँ पर तहसील में प्रवेश करने के लिए जो कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए? फिलहाल तो जिस हिसाब से इंतज़ाम किए गए हैं बहुत सराहनीय है, लेकिन अभी आज के उसमें जो है एक सप्लाई इंस्पेक्टर में एक बाबू कार्य करता है, आशीष यादव। तो इस थर्मल स्कैनिंग के दौरान जब इन लोगों ने स्कैन किया, करीब 5 बार उसका जो है टेम्परेचर नापा गया, लेकिन उसका 40 पॉइंट समथिंग बराबर निकलता रहा, जबकि वो 2 बार सर धो के भी आया
तो उसके बाद से जब से लोगों को जानकारी हुई है इस बात की, तो पूरे विभाग में कर्मचारियों में और यहाँ पे जो वकील हैं, जो वादकारी हैं, उनको जब से ये जानकारी हुई कि इस तरह का कोई एक व्यक्ति आया है, तो तब से हड़बड़ी का माहौल है। हड़बड़ी का माहौल। उसको लेकर के कोई स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजा गया क्या? अब ये जानकारी आई है कि उसको ये जब उसको ज़्यादा हुआ तो उसके कहा गया कि तुम अपने घर जाओ। कोई स्वास्थ्य के लिए हमको लगता भेजा नहीं गया है। बिल्कुल। यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो तहसील प्रशासन द्वारा थर्मल स्कैनर लगाया गया है, ऐसे में एक सस्पेक्टेड व्यक्ति बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करते हैं जो थर्मल स्कैन कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? राम नरेश। कौन व्यक्ति था जो सस्पेक्टेड पाया गया और क्या किया गया उसको? आशीष यादव। क्या हुआ, उसको कहाँ भेजा गया? उसको फिलहाल तहसील परिसर से बाहर कर दिया गया था कि अपने घर जाओ और स्वास्थ्य जो आपको मुहैया कराई जाए सरकारी स्वास्थ्य विभाग में अपना चले जाओ। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ एंट्री करने वाले एक ऐसे सस्पेक्टेड व्यक्ति में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा था, जिसको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पास में ही CHC भेज दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर जगह, हर चाहे वो सरकारी भवन हो या सरकारी दफ्तर हो या कोई इस तरह के जो कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ के जो भी ऑफिसेस हैं, उनको लेकर के किस तरह से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। इटावा में कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान सामने आ गई है, जिसके बाद शहर अध्यक्ष पल्लव दुबे ने पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव पर भू माफिया होने का आरोप लगाया और पार्टी में जातिवाद फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही घायल शहर अध्यक्ष पल्लव दुबे ने अरुण यादव पर मारपीट करने और लूटपाट करने का आरोप भी लगाया। इस मामले को लेकर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि महारसोई को लेकर दोनों कांग्रेसी नेता आपस में भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस दफ्तर में ही दोनों पर जमकर के लात घूसे और जूते चले। गाजियाबाद में स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। MMG अस्पताल के पीछे खुले में PPE किट पड़ी हुई मिली है। PPE किट के साथ ग्लव्स और मास्क भी खुले में मिले हैं। सरकारी एम्बुलेंस से स्वास्थ्य कर्मचारी द्वारा PPE किट फेंकते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है, जो किसी भी जान पर भारी पड़ सकता है। इससे पहले भी मसूरी इलाके में खुले में PPE किट मिलने का मामला सामने आया था। गाजियाबाद में लापरवाही का ये मामला। महाराजगंज के भारत नेपाल के सोनाली सीमा पर मुंबई से लौटे एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सीमा पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक नेपाली की कोरोना जांच के लिए जिला अस्पताल उसे भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक के संपर्क में आए लोगों का भी कोविड का जांच करवाया जाएगा। रामपुर में तब हड़कंप मच गया जब दंगा आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस को देख करके युवक भागने लगा और 10 फीट ऊंची दीवार से छलांग लगा दी, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जिसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि पटवाई थाना के पास पेट्रोल पंप पर दंगा करने का आरोप युवक पर था, जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी। बुलंदशहर में घरेलू विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर के हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप का माहौल बन गया। मृतक फौजी था और 5 जून को छुट्टी लेकर के घर लौटा था। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच काफी वक्त से घरेलू विवाद चल रहा था। किसी बात को लेकर के दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई मोहन ने बड़े भाई जितेंद्र फौजी की जांघ में गोली मार दी। घायल को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक जितेंद्र जम्मू डिवीजन में तैनात था, जबकि आरोपी मोहन भी बर्खास्त सिपाही बताया जा रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जहां एक तरफ भारत सरकार हर प्रयास कर रही है, तो वहीं कई सामाजिक संस्थाएं भी लगातार इस मुश्किल घड़ी में अपना भरपूर योगदान दे रही हैं। एक ऐसी ही संस्था
हिंदराइज सोशल वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसने इस कठिन दौर में दिहाड़ी मजदूरों, झुग्गी झोपड़ियों में गुजर बसर करने वालों और राहगीरों की मदद की। इसके लिए हिंदराइज फाउंडेशन के सदस्यों ने गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली में अलग अलग कई इलाकों में लंगर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों को भोजन खिलाया गया। मदद को बड़े हाथ, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मदद की गई प्रवासी मजदूरों की। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मजदूरों के चेहरे खिल चुके हैं। और आपको बता दें कि इस फाउंडेशन ने प्रवासी मजदूरों के हित में काम करते हुए लंगर का आयोजन भी किया और यहां पर लोगों को भोजन भी पैक करके दिया। गरीबों की थाली तक खाना पहुंचाने का काम इस फाउंडेशन ने किया है। इस कोरोना काल में ये लोग कोरोना योद्धा की तरह ही काम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था है। हिंदराइज फाउंडेशन एक संस्था है जो नोएडा में हमारा हेडक्वार्टर है। नोएडा में हम लोग कार्यरत हैं और हिंदराइज फाउंडेशन 2018 से स्टार्ट हुआ था। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने लीगल सर्विसेज, लीगल एड और बाकी सारी सर्विसेज जो है जनता को और हमारे जो लोग जिन्होंने अप्रोच किया उसको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। इस कोविड-19 में हम लोगों ने डे 1 से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। जो हमारे साथ कुछ चार्टर अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर्स थे, उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और डे 1 से लेके आज तक हमारा जो कार्यक्रम चलता ही जा रहा है। करीबन 2 लाख के आसपास लोगों को हमने बेनिफिट पहुंचाया है, जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग तो हमारे ऑफिस में ही आके खाना ले जा रहे थे, प्लस हमारी जो अपनी प्राइवेट व्हीकल्स थी वो रोड पे चल रही थी। इसके अलावा हम लोगों ने कोविड-19 के बारे में लोगों को बताया है कि कोविड-19 से कैसे बचे, कैसे आप इसे लोगों को जागरूकता बढ़ाई, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स बताए, मास्क को कैसे यूज करा जाए और सैनिटाइज़र कैसे यूज करा जाए। साथ में हम लोगों ने उनको दिया भी और उनको मास्क पहनाया, उनको जो है सैनिटाइज़र दी और रोड पे हम लोगों ने हेल्प किया। इसके बाद हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि जो हमारा पशुधन है वो भी इस कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुआ, तो हमने उनको भी अभी रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे तो हमारी फेसबुक पेज पे या कहीं भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हम लोग उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं। और आगे की जो लड़ाई है कोविड का, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आगे की जो लड़ाई है वो सिर्फ सैनिटाइज़र और मास्क के दम पे और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 नॉर्म्स हमें फॉलो करने हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल वायरल है और इस वायरल से जीत पाई जा सकती है अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज़ करें जब भी आप पब्लिक कॉन्टैक्ट में जाते हैं या घर के बाहर जाते हैं तो, और हर आधे घंटे पे सैनिटाइज़र या साबुन से हाथ धोए। ये बचाव ही आगे भारत को स्वस्थ बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। धन्यवाद। हिंदराइज फाउंडेशन। फिलहाल उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।